तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज से संबंधित थे टॉपिक से। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज से संबंधित थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज से संबंधित थे। बस इसी तरह से एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के दौरान बनने वाले जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, हेमोग्लोबिन से फ़र्क गैसेज मिलकर बनने वाले जो कुछ कंपाउंड्स थे, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी हमने प्रैक्टिस किया था। तो बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेस्टिंग कंडीशन और स्ट्रेनस कंडीशन के दौरान एक इंसान में कैसे अमाउंट में कितने अमाउंट में कौन सा गैस ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस पर एक डायग्राम बना रखा है और यहाँ लिखा हुआ है रेस्टिंग कंडीशन और यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेनस कंडीशन। यानी कि रेस्टिंग कंडीशन के दौरान कौन से गैसेज कितने अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ से कहाँ, और इसी तरह से स्ट्रेनस कंडीशन यानी कि वर्किंग कंडीशन यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हुए कंडीशन में कितने जो अमाउंट में कौन सा गैस कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है रेस्टिंग कंडीशन, जब हमें एनर्जी की खासा ज़रूरत नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में जो ग्लूकोज होता है उसे कम यूटिलाइज होना होता है, उसे उसका कम ऑक्सीडेशन करना रहता है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी कम ही आएगा। अब कैसे कम आता है देखिए, जैसा कि हम ये भी जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को जाना था कि प्रत्येक 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लंग्स से जो आने वाला जो ब्लड होता है, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है शरीर भर में आर्टरीज की सहायता से। वो जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें प्रत्येक उसके 100 ml में 20 ml तो सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है। किस फॉर्म में होता है इसको भी हमने जाना था कि मैक्सिममली जो ऑक्सीजन होता है ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, वो HbO2 यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, HbO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है। अब देखिए कि एक्चुअली होता यह है कि रेस्टिंग कंडीशन में HbO2 का सिर्फ 25% ही डिसोसिएशन हो पाता है। ठीक है, बात सही है कि 100 ml में 20 ml बराबर का ऑक्सीजन आया था, HbO2 के फॉर्म में आया था, लेकिन जो कि कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कम ही का डिसोसिएशन होगा। कितने का डिसोसिएशन होगा? HbO2 में भी सिर्फ 25% HbO2 का ही डिसोसिएशन हो पाया। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि 20 ml का 25% कितना होता है, तो आप पाएंगे कि 5 ml होता है। तो यानी कि प्रत्येक 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 5 ही ml वो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा जो कि जिसका अनलोडिंग हो पाएगा, जो कि कहाँ पर जा पाएगा, टिश्यूज़ में टिश्यूज़ में फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन कराने के लिए जा पाएगा। HbO2 से डिसोसिएट होकर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो है जा पाएगा। बाकी का जो 75% ऑक्सीजन रहेगा वो रिजर्व रह जाएगा, वो HbO2 से फॉर्म से नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25% ही जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, उसका ही अनलोडिंग हो पा रहा है टिश्यूज़ में, सेल्स में, जो कि क्या कराएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा। अब जो कि कम ऑक्सीजन है, कम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा और कम ही क्या बनेगा, कम ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो आप इस डाउन एरो से देख पा रहे हैं कि कम ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स से आएगा, जिसे वेन्स कैरी करेंगे, वेन कावा तक पहुँचाएंगे, राइट ऑरिकल तक पहुँचाएंगे, राइट वेंट्रिकल से पास कराते हुए, और फाइनली पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से जिसे कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजनेशन के लिए पहुँचाया जाएगा। ऐसे ब्लड में, ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, सेल्स से, टिश्यूज से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रत्येक 100 ml जो ब्लड है उसमें सिर्फ 4 ml ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग हो पाता है। 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। बाकी उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो वेन वाला जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 4 ही ml क्या होता है, प्रत्येक 100 ml में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी का 75% तो ऑक्सीजन ही रहता है ना, ऑक्सीजन टूटा ही नहीं था। जितना जैसे कि जो आया था 25% ही टूटा था HbO2 से, HbO2 के फॉर्म से। बाकी 75% तो उसी तरह HbO2 की फॉर्म में वापस जा रहा है ना, रिजर्व होकर। तो 75% ऑक्सीजन यानी कि
प्रत्येक 100 ml ब्लड का 15 ml जो ऑक्सीजन है वो रिजर्व फॉर्म में वापस कहाँ चला जाएगा, जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा। ऐसे ही अगर देखा जाए स्ट्रेनस कंडीशन, यानी कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, रनिंग कंडीशन, जब हम कूद रहे होते हैं, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऐसे कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया लंग्स से, उसमें 100 ml, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ही ऑक्सीजन है और SbO2 के फॉर्म में ही है। लेकिन इस बार जो कि आपको ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ग्लूकोज ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है, अप एरो के माने ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो होता क्या है कि 75% जो SbO2 है उनका डिसोसिएशन हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 75% 20 ml का 100 ml ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मौजूद 20 ml ऑक्सीजन का 75% का माने कितना होता है, 15 ml होता है। तो यानी कि जो 75% SbO2 है वो डिसोसिएट हो जा रहा है, वो जो है SbO2 के फॉर्म से टूट जा रहा है और वो फ्री फॉर्म में आ जा रहा है। और वो 75% कितना है, प्रत्येक 100 ml में 15 ml ऑक्सीजन होगा जो कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का भी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो आप देख पा रहे हैं प्रत्येक जो 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि सेल्स से, जिन्हें वेन से लेकर जाएगा लंग्स तक, ऐसे ब्लड में प्रत्येक 100 ml ब्लड में, ऐसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 14 ml तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक दिया हुआ है कि प्रत्येक 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसे वेन लेकर जाएगा स्ट्रेनस कंडीशन के दौरान, उसके 100 ml में तो 14 ml सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है और 5 ml ही सिर्फ क्या हो पा रहा है, ऑक्सीजन वापस सही सलामत लौट पा रहा है लंग्स तक। यानी कि 25% ऑक्सीजन ही सिर्फ रिजर्व रह जा पा रहा है, बाकी 75% ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो जा पा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि जो रेस्टिंग कंडीशन होता है उसके दौरान सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही यूटिलाइज होता है और बाकी 75% रिजर्व रह जाता है। और स्ट्रेनस कंडीशन के दौरान 75% ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, उसे SbO2 के फॉर्म से तोड़ा जाता है, उसके इस्तेमाल से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, सिर्फ 25% ही रिजर्व रह पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। इसी तरह से इस चैनल पर बने रहें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी तरह से हम इस चैप्टर के अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी 1 बाय 1 करते हुए कवर करते जाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।